ओमपुरी की वाइफ हैं, यूं गुजरी है अब तलक। ये मेरी आत्मकथा है। मैंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगी आपका ये प्रोजेक्ट। उनको समाज माफ नहीं करता है। हमारी फील्ड में जो सबसे बड़ी है ये स्वच्छंदता है। मेरे आसपास जो लोग थे, पुरी साहब और अन्नू भैया, आपकी ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है। महिलाओं को तो चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं, उनके चेहरे दिखाई देते हैं। आज हमारे साथ हैं वेल नोन डायरेक्टर एंड राइटर सीमा कपूर जी। सीमा जी, वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसी हैं आप? थैंक यू, ठीक हूँ मैं। सीमा जी, आपने इतना इंडस्ट्री में इतने साल काम किया, बहुत सारे आप शोज लेकर आई, एक किताब आपकी आई जो वाकई में लोगों को बहुत पसंद आई, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जब आप किताब लिखें तो उसमें बहुत सारे सच को भी शामिल कर सके। वरना कई बार ऐसा लगता है कि किताब भी पढ़े जिसमें से थोड़ा सच है, थोड़ा सा घुमाया गया है। तो कितना चैलेंजिंग था और किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये मेरी आत्मकथा है, यूं गुजरी है अब तलक, और राजकमल प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। आत्मकथाएं जब कोई लिखने बैठता है तो वो ये सोच के बैठता है कि मैं जो कुछ हूँ, जो कुछ गुजरा है मेरे साथ, जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी मैंने की हैं या लोगों के द्वारा मेरे जो भी रिश्ते हैं, और ज़िंदगी को एज इट इज़ जैसी है वो लिखना एक चैलेंज होता है। क्योंकि आप और आपके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके आसपास के लोग भी नहीं जानते हैं, जो आपने छुपाई होती हैं समाज की वजह से और शर्मिंदगी की वजह से। क्योंकि हम इंसान हैं। मैंने तो बचपन, जवानी, प्रौढ़ अवस्था और इस अवस्था में हूँ, बुढ़ापे की ओर अवसर, मैंने तो ये चारों देखे हैं। तो इन चारों जो जीवन के पहलू हैं उनमें उनके खूबियाँ भी होती हैं और उनकी कमियाँ भी होती हैं। क्योंकि जब आप छोटे होते तो आप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उत्साह भरा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ज़िंदगी की समझ नहीं होती है। लेकिन आपके हार्मोन्स जो हैं वो आपको एक चीज़ करने को प्रेरित करते हैं कि ये करियर भी बनाना है, ये भी है, वो भी है, और उसके साथ गलतियां भी होती हैं। हाँ, गलतियां इन द सेंस कि मैं उन्हें गलतियां मानती हूँ, अपराध नहीं है वो, लेकिन जो बाद में चल के पता चलता है कि ये एथिकल है कि नहीं है, ये सही है कि नहीं है, तो थोड़ा पछतावा होता है। तो ये सारी चीजों से इंसान गुजरता है अपनी जिंदगी में। मैं सब लोगों की बात कर रही हूँ, जिससे मैं के लड़कियों के लिए कुछ ज्यादा आपको नहीं लगता है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है? वो ज्यादा जजमेंटल हो जाती है सोसाइटी उनके लिए। जी, बहुत ज्यादा। उनको ज्यादा इसलिए छुपाना भी पड़ता है क्योंकि उनको समाज माफ नहीं करता है। स्त्रियों की जो पोजीशन है समाज में, या थी, आज तो चेंज हो रही है, और जब भी कोई चीज़ें चेंज होती हैं तो उसके दोनों पहलू होते हैं। आज़ादी के दो पहलू होते हैं। एक आज़ादी होती है स्वच्छंदता, जैसे हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में दो चीज़ें, बहुत शब्दों को कैरेक्टर के हिसाब से ना शब्द दिए गए हैं। हिंदी और संस्कृत जो है बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है। आप किसी भी शब्द को अगर देखें तो उस शब्द के को उच्चारित करते ही आपको आभास हो जाता है। एक होता है स्वच्छंदता। स्वच्छंदता मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, और एक होती है स्वतंत्रता, है ना। स्वतंत्रता जो है वो मायने रखती है। वो आपके लिए बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता में है आप क्या खाना चाहते हैं, आप कैसे जीना चाहते हैं, आप क्या करियर वो करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी की फिलॉसफी क्या है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। स्वच्छंदता में ये होता है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी वो काम जो आपके लिए सही नहीं है, पी रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, कि हमें ये स्वच्छंदता होनी चाहिए, न्यूड हो रहे हैं, ये स्वच्छंदता है एक्चुअली। और मुझे लगता है कि लड़कियां इस स्वच्छंदता में अपने आप को और परतंत्र कर रही हैं, क्योंकि वो किसको
किसको खुशी दे रही हैं ये सब करके, वो पुरुष समाज को खुशियां दे रही हैं, वो ही उनको अप्रिशिएट कर रहा है, वो ही उनको देख के और थू भी करता है, और वो ही उनको देख के एंजॉय कर रहा है। तो आपके शरीर को देख के तो आप वही कर रही हैं जो वो चाहता है ना। मुझे ऐसा लगता है। यस, ये मेरी सोच है। आपने जिस फील्ड को चुना वो एक मेल डोमिनेटिंग फील्ड है, जी। तो इस बात को लेके आपको कितने चैलेंजेस खुद देखने पड़े? मेल डोमिनेटिंग तो है ही, हर जगह है। वो तो था ही, हर जगह है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे आप एयरलाइंस हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, ये भी वो है। अच्छा, हमारी फील्ड में जो सबसे बड़ी है ग्लैमर है, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि मैं जब आई तो मुझे जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया, श्री राम थिएटर, पपेट थिएटर, तो मुझे चैलेंजेस मेरे अपने ही थे जो मैं सीखना चाहती थी और मैं नहीं सीख पा रही थी। और मेरे आसपास जो लोग थे वो ज़्यादा नाम वाले और बड़े थे, मेरे से ज़्यादा जानते थे, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और मैं शायद उन थोड़ी सी फॉर्चुनेट उस समय लड़कियों में से थी जिन्हें उस तरह के चैलेंजेस नहीं देखने पड़े जो लड़कियों को देखने पड़ते हैं। या तो मेरा प्रोफेशन ऐसा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है ना, राइटर बनने के लिए आपके पास स्किल होना ही जरूरी है, वरना आप कितना कॉम्प्रोमाइज करें आप राइटर तो नहीं बन सकते, क्योंकि उस पे फिल्म बनती है, उस पे सीरियल बनती है। आपका आपकी ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है। तो शायद ये इस वजह से मैं उन चैलेंजेस से, उन दुखों से बची रही, या वो ज़्यादा मुझे नहीं फेस करने पड़े जो लड़कियों को करने पड़ते हैं कि कॉम्प्रोमाइज, जिस समझौते जो करने का बोला जाता है पुरुष समाज में, वो उस समय मुझे उतना नहीं वो करना पड़ा। कुछ हुए ऐसे छोटे मोटे ऐसे होते तो मुझे वो प्रोजेक्ट छोड़ने ही पड़े। अच्छा। जी, डायरेक्शन के या ना, तो बड़े, क्योंकि क्या है कि जब आप लेखन क्षेत्र में जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, तो यहाँ पर कोई आपको फोर्स नहीं करता है, फोर्स नहीं करता है, वो बड़ा सटल वे होता है लड़कियों को ना लुभाने का या उनको करने का। एक सटल वे होता है कि आपके पास गुलदस्ते रोजी आने लगते हैं, या रात को आपको फोन आ जाएगा। अरे, जैसे मेरे साथ एक बार हुआ, मैं सीरियल बना रही थी, हर चीज हो गई थी, और गुलदस्ते कि भाई आप हमारा सीरियल बना रही हैं, और ये तब यंग थी मैं, और आने लगे थे। अच्छा, फिर क्या होता है कि अगर आप डिवोर्स हो चुका है अगर आपका, तो सबको, पुरुषों को लगता है कि ये ना अवेलेबल हो जाएगी क्योंकि इनको तो अब जरूरत है। तो वो गुलदस्ते आने लगे। फिर एक रात उनका कोई 1:30 बजे के करीब फोन आया, तब लैंडलाइन हुआ करता था, तो मैंने फोन उठाया, मुझे लगा कि मम्मी का घर का, क्योंकि ना रात के घबराहट भी होती है कि कहीं कुछ अनहोनी की घटना ना। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से वो महाशय थे, बोले आप ठीक है ना? मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हो गया? अब मुझे खराब लगा ये ऑड टाइम। तो कहने लगे कि नहीं नहीं, मैंने सपने में देखा आपका एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने, अब हम थिएटर वाले लोग हैं, मेरे फादर थिएटर कंपनी इतनी बड़ी चलाते थे, नाटक है, इतना लिटरेचर पढ़ा हुआ है, सारे पैतरे जो है ना उस वक्त तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखिए इस तरह की, नहीं नहीं ये नहीं है, और मैंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगी आपका ये प्रोजेक्ट। उनको एक अच्छा सा मैंने एक पत्र लिख दिया, तब ये मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो क्योंकि वो मान ही नहीं रहे थे, और उनके जो ढंग थे वो ऐसे भी नहीं थे कि आप थप्पड़ मार दे, समझ गई, है ना। तो आपको बेहतर है कि उससे डील ही नहीं करनी है,
और कितना मैं अनजान बनूं। तो इस तरह से मुझे लगता है हर फील्ड में होती हैं। जैसे एक और घटना है, एक साहब काम कर रहे थे तो वो मुझे नहीं, मैं बैठी हुई हूँ और दूसरे लोगों को नॉन वेज जोक सुना रहे हैं। अब एक हद होती है, आप क्योंकि स्मार्ट इतने होते हैं कि डायरेक्ट आपको नहीं बोल रहे कि आप बोले ये क्या कर रहे हो। फिर आपको लगता है ऐसे माहौल में आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि आप हंस नहीं रहे, आप ऐसे बने बैठे जैसे आपने सुना नहीं। कब तक नहीं सुनेंगे, कब तक कान आपके अच्छे चल रहे। उनको भी मालूम है कि वो मुझे ही वो कर रहे हैं, थोड़ा सा लिबर्टी लेना चाह रहे हैं। तो इस तरह की चीजें बहुत झेलनी पड़ती थी उस समय। अब अलग एक्टर्स को अलग तरह से झेलनी पड़ती होंगी, जो एक्ट्रेसेस हैं उनको। तो महिलाओं को तो चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं अगर वो नहीं चाहती है तो। पर सीमा जी, कभी ऐसा हुआ कि कहीं पे मतलब कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी फेमस सेलिब्रिटी के साथ जुड़े हैं, आप कितने भी फेमस क्यों ना हो जाए, आप किसी की पत्नी, किसी की बहन रहते हैं, कोई आपका पति या आपका भाई नहीं होता है। आप समझ रहे हैं कि एक फीमेल की आइडेंटिटी जो है वो एक पुरुष के बाद ही होती है, इंट्रोडक्शन। तो कई बार आपको इस बात से कोफ्त होती थी कि मुझे ऐसा, इसलिए मैंने आज इंट्रोडक्शन आपका ओमपुरी जी की वाइफ या फिर अन्नू कपूर के सिस्टर नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है। तो कई बार आपको कोफ्त होती थी इस बात को लेके फील्ड पे कि मैं कितना भी आगे बढ़ जाऊं पर ये आइडेंटिटी, प्राउड है हम उस बात पे, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे मैं देखिए, हर इंसान के अंदर ये होता है कि उसको उसके काम की सराहना मिले। अब फॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली, ये दोनों जो चेहरे हैं, पुरी साहब और अन्नू भैया, ये एक्टर हैं। हाँ। डायरेक्टर, अब आप किसी गांव में चले जाएं, आप सत्यजीत रे भी खड़े हो, हाँ, है ना, और उनके सामने आप किसी हमारी इंडस्ट्री के हीरो को ले जाएं, तो भीड़ कहाँ जाएगी? हीरो के पास ही जाहिर सी बात है, क्योंकि वो उनके चेहरे दिखाई देते हैं। बार बार जो दिखाई दे उसकी पहचान बनती है। पर्दे के पीछे जो लोग होते हैं वो चाहे कितने सत्यजीत रे हो, ऋषिकेश मुखर्जी हो, शक्ति सामंत हो, कौन जानता है इनको। तो ये तो त्रासदी, ये तो मैंने ही चुना ना प्रोफेशन, ये तो मेरे ही प्रोफेशन ये है जो पर्दे के पीछे है। तो लोग तो आपको जानेंगे नहीं। फिर क्या था कि सोशल मीडिया इतना नहीं था। आज के जो डायरेक्टर हैं और वो इतने पहचाने कि सोशल मीडिया है, अब थोड़ा थोड़ा मुझे भी जैसे जानने लगेंगे, शायद बार बार चेहरा आए। तो ये तो था कि सबसे पहले यही कहा जाता था कि अन्नू कपूर की सिस्टर हैं, अन्नू कपूर की छोटी बहन है और ओमपुरी की वाइफ है, ये होता था। और तो थोड़ा सा एक दिल में ही आता था कि मैं इतनी मेहनत की है जिंदगी में, इतना काम किया है, लेकिन एक चीज का गर्व भी होता था कि चलो ये दोनों मेरे भाई, या मेरे जितने भी भाई हैं सब नाम वाले हैं। रंजीत भाई भी नाम वाले हैं, लेकिन उनका भी वो है कि पर्दे के पीछे हैं, तो वो बड़े, इतने बड़े राष्ट्रपति, दो अवार्ड मिलने के बाद भी वो पीछे हैं, क्योंकि चेहरा जो है वो मायने रखता है। तो लेकिन मुझे एक बात की खुशी ये होती है कि कभी मैं सोचती थी कि अगर ये क्रिमिनल होते और नाम वाले होते तो मुझे कितनी शर्मिंदगी होती। मेरा कितना ही नाम हो जाता तो मैं नहीं उनसे आइडेंटिफाई होना चाहती। तो ईश्वर की कृपा है कि ये अच्छे काम से, और इन लोगों ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपने काम में, नो डाउट। तो अच्छे के जरिए जानी जा रही हूँ मैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं लगती। बस ये है कि मेरा काम भी अप्रिशिएट होता है, लोग देखते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो बढ़िया बात। हाँ, सीमा जी, आपने अभी जब एक किस्सा सुनाया कि आपको फोन आते थे, गुलदस्ते आते थे, वो दौर ऐसा था जब आप अकेले भी थे, तो हर कोई मूव ऑन होने के बारे में सोचता है। तो आपको उस समय लगा कि नहीं, मैं भी थोड़ा आगे बढ़ जाऊं, शादी कर लूं? हाँ। कभी नहीं ख्याल आया मुझे, कभी ख्याल नहीं आया। मैं क्योंकि क्या था, पुरी साहब के साथ 11 साल तो हमारे
कोर्टशिप थी, अफेयर था। उसके बाद 3 साल, 11 साल के बाद हमने शादी की। 3 साल शादी के रहे। उन्हीं 3 साल में जितने भी टर्मोइल आने थे, जितने भी तूफान आने थे, वो आए। तो आपने जिस व्यक्ति को, और बहुत ही टेंडर एज थी जब पूरी साहब से मेरी दोस्ती हुई। ये समझ लीजिए कि मैं 18 साल की थी, 17-18 साल की थी। तब से लेकर और 93 तक आपने किसी व्यक्ति को 15 साल दिए हो। और उससे पहले पहचाने थी। मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, वो NSD के ही थे, वो वहाँ आते थे। तो किसी व्यक्ति को 15-17 साल से आप जान रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, फिर सामाजिक रूप से बंध गए हैं। 17 साल देने के बाद अगर कोई रिश्ता इतनी उनकी तरफ से टूटा था, मेरी तरफ से तो आज भी नहीं टूटा है, कभी नहीं टूटा था। और वही कोर्ट में गए थे। हाँ, घर छोड़ के मैं चली गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं नहीं चाहती थी मेरे बच्चे को, मैं प्रेग्नेंट थी, नुकसान। तो मुझे ये लगा कि 17 साल देने के बाद भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो अब मैं किसको 17 साल दूं, उसके बाद मैं उसको जिंदगी में अपनाऊं। तो मैं मतलब एक हर चीज गणित में बंधी है ना, इतने साल के होंगे तो ही बच्चे हों तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर मेरी जिंदगी को भी खतरा है, बच्चा भी नॉर्मल हो कि ना हो। तो यही सब चीज़ों ने मुझे किसी की तरफ मुखातिब नहीं होने दिया उस तरह से। मतलब शायद मन ही नहीं किया फिर। तो कहा जाए तो मतलब दो पहलू है इसके। या तो आपका प्यार बहुत गहरा था ओम जी के लिए कि अलग होने के बाद भी कम नहीं हुआ, या फिर आपका उस प्यार से विश्वास थोड़ा कम हो गया। नहीं, वो पहला वाला आपका सही है। प्यार ज्यादा गहरा था, तभी जब वो बुढ़ापे में लौट के आए तो मैंने कैसे एक्सेप्ट कर लिया था। जरूरत नहीं थी कि मतलब कोई और होता तो वो इतनी इजीली माफ नहीं करता जितनी सारी चीजें आपके साथ हुई थी। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बुद्धिज्म और उधर मुड़ गई थी, महावीर की तरफ, जहाँ क्या होता है कि जैसे बुद्ध ने कहा है ना कि नदी की धार में आप जब पैर रखते हैं, तो जब आप पैर रख रहे होते हैं तो धार बदल जाती है। हाँ। उसी तरह इंसान भी ना हर समय बदलता रहता है। उसकी सोच, उसका जो चीजें मुझे उस समय इतनी हर्ट की थी, ऐसा लग रहा था दुनिया खत्म है और ये हो गया वो हो गया मेरे साथ, वो धीरे 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 उसकी इंटेंसिटी, उस गुस्से की, उस हर्ट की खत्म हो गई। अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई लाइफ की तरफ से। हो सकता है भाई उनको ज्यादा खुश हैं, इसीलिए मैंने उन्होंने डिवोर्स के लिए वो गए थे, तो मैंने इसीलिए कहा था कि मेरे भाई से और मम्मी से कि मुझे ना म्यूचुअल करके इनको दे देते, जबकि सारे लोग चाह रहे थे कि म्यूचुअल नहीं, इन्होंने ही शादी की है। हाँ। जबरदस्ती आके कि नहीं करनी है जल्दी। मैंने कहा एक तो खुश रहे, भाई मैं खुश नहीं हूं, वो खुश नहीं रहेंगे, अलग अलग दोनों खुश रहे। वो एक व्यक्ति तो खुश रहे, दुखी होना तो दो क्यों दुखी रहे, एक ही रहे। बहुत बड़प्पन दिखाया आपने छोटी उम्र। हाँ, नहीं जो भी है, लड़के, मेरा ये सोचना है, लड़के आप प्रॉपर्टी पा सकते हैं, लड़के आप वर्ल्डली चीजें पा सकते हैं, बाहर की चीजें पा सकते हैं, प्यार लड़के नहीं पाया जा सकता। और मुझे तो प्यार की रिक्वायरमेंट थी उनसे। मैं इंडिपेंडेंट थी और मैं काम करती थी। हम लोग जब मिले थे तो दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे। मैं तो खैर पढ़ रही थी, और तो हमारी जर्नी तो स्ट्रगल से शुरू हुई थी, फाइनेंशियल जो भी हम लोग पीछे थे उससे। तो क्या दोस्ती में क्या होता है, तो वही रिक्वायरमेंट थी कि भाई प्यार हो। अगर वो प्यार ही नहीं रहा तो फिर
रिश्ते में रहने का क्या मतलब है। हम्म। मैंने कहीं पे नंदिता जी का इंटरव्यू सुना, वो ये कह रही थी कि ओमपुरी जी गिल्ट की वजह से वापस गए थे, सिंपैथी की वजह से वापस गए थे, प्यार नहीं था कभी भी। प्यार नहीं था तो गिल्ट उनको 15 साल 17 20 साल बाद हुआ। गिल्ट उनको 20 साल बाद हुआ और फिर गिल्ट में वो डिवोर्स भी देने लगे उनको, नंदिता को, और कोर्ट में भी चले गए। और उस गिल्ट में नंदिता ने इतने सारे केस किए, डोमेस्टिक वायलेंस और भी बहुत सारी चीजें की हैं। तो ये उनका अपना नजरिया, देखिए उन पे मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। गिल्ट की वजह से गई है तो पूरी साहब ही बता सकते हैं कि गिल्ट की वजह से इंसान 20 साल बाद क्यों जाएगा। उनको तो गिल्ट 1 साल बाद ही हो जाना चाहिए था, जब उनकी लड़ाई झगड़े बहुत शुरू हो गए थे तभी हो जाना चाहिए था। कुछ भी पता नहीं मुझे, ये तो वो जाने और नंदिता जाने वो ऐसा क्यों बोल रही। शायद वो प्यार नहीं था तो कोई इतना आके रहना बिना प्यार के, मुझे इतनी साइकोलॉजी मालूम नहीं है कि 15 साल की दोस्त को आप एक 5 महीने की दोस्ती में कोर्ट में खड़ा कर देते हैं, उस पे उल्टे सीधे इल्जाम लगा के, और फिर 20 साल बाद आपको गिल्ट होता है। ये कुछ लॉजिक बन रहा है समझ में नहीं। लेकिन जब ओम जी वापस आए तो आपके मन में पहले जैसे ही रिस्पेक्ट और प्यार था या थोड़ी सी दूरियां आ गई थी? आप फिर लगता है ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। नहीं, दोस्ती तो थी मेरे दिल से। देखिए क्या है, वो बड़े भी थे मुझसे, 10-11 साल बड़े थे, बहुत पुराने दोस्त थे। और मेरा ये कहना है कि भाई मेरे घर में अगर अन्नू भैया या मेरे बड़े भाई या निखिल या मेरे मदर फादर या मेरे बहुत अच्छा कोई दोस्त बचपन का, उससे किसी तरह की गलतियां हो जाती तो क्या मैं माफ नहीं करती? ये ऐसा रिश्ते में ईगो दिखाने की क्या जरूरत है? अच्छा, फिर समय भी इतना निकल चुका था, 15-20 साल निकल चुके थे, अंडरस्टैंडिंग भी जिंदगी की बदल गई थी। वो माफी भी मांग रहे थे कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। थोड़ा समय बहुत ये था, बहुत नहीं, माफी तो मांगेंगे क्योंकि बहुत अन्याय हुआ था, अन्याय बहुत हुआ था। हाँ। और देखिए क्या होता है कि हम भी बहुत सारे काम ऐसे कर देते हैं लाइफ में जिससे गिल्ट होता है। तो गिल्ट का, आपको अगर किसी से गिल्ट हो तो आप क्या करेंगी उसके लिए? उससे माफी मांग लेंगी, है ना? उसके साथ अपना घर तोड़ के रहने तो नहीं जाएंगी। आपको फिर उन लोगों के लिए गिल्ट होगा। जाहिर सी बात है। अगर वो आप उनसे प्रेम करते थे, अगर प्रेम करते थे तो वो इतना सब होने के बावजूद, इतनी झगड़े फसाद हो रहे थे उनके घर में, बच्चा था उनका, तो उसकी वजह से क्यों वो कोर्ट जाते और जुडिशियल सेपरेशन लेते? कुछ तो गड़बड़ थी। उनको भी ये था कि उस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। और एक बुढ़ापे की जो जिंदगी है, क्योंकि बुढ़ापे में आप किसी से माफी मांग सकते हैं, बुढ़ापे में किसी की सेवा कर सकते हैं। भाई मैं बीमार होती तो आके सेवा करके गिल्ट वो कर सकते हैं, लेकिन अपना घर तोड़ के हाँ कोई नहीं आता, कोई नहीं आता है। जाहिर सी बात है, फिर वो उधर भी गिल्ट हो जाता। तो ये बहुत ही, शायद वो बेचारी जो भी है उनका। आपकी कभी बात हुई है उनसे? नंदिता से? नहीं, कभी नहीं। ना पहले जब उनका अफेयर चल रहा था मैंने कभी उनसे बात नहीं की, क्योंकि फॉर्चुनेटली ईश्वर ने मुझे अच्छे संस्कार और अच्छी बुद्धि दी है। मैं तब भी ये मानती थी कि मेरे लिए आंसरेबल नंदिता नहीं है, मेरे लिए आंसरेबल पुरी साहब। मैं दोष किसी औरत को क्यों दूं? मैं उसको दोष क्यों दूं? मुझे तो जो मेरा अपना है
उससे मुझे पूछना है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा 2 साल में ऐसा आपने मेरे अंदर क्या देख लिया कि आपको ये रिलेशनशिप में कमी नजर आई और आप दूसरे के पास चले गए। फिर कुछ सालों के बाद आप वापस आ गए, तो ऐसा क्या जादू हुआ? पर आपने कभी ओम जी से वापस आने का सवाल पूछा था कि ऐसा क्या हुआ था कि जो आप 2 साल के बाद चले गए? उनका तो एक ही होता था, मुझे पता नहीं सीमा ऐसे कैसे हो गया। मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ क्लोजर आपको देखिए क्या होता है, नहीं क्लोजर से मतलब क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। कई बार आप, मैंने कभी जिंदगी में गाली नहीं दी, ठीक है ना, आपने कभी गाली नहीं दी होगी, अब आपको गुस्सा हो गए और गुस्से में आपने उठा के किसी को पत्थर मार दिया और वो व्यक्ति मर गया। उसके बाद आपने कहा ये कैसे हो गया, मैं तो ऐसा नहीं। तो कई बार आपसे बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। एक रिलेशनशिप में चले गए होंगे वो, फिर नंदिता संवेदनशील ज्यादा है, इमोशनल ज्यादा है, वो बहुत जल्दी जल्दी रोती हैं। मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट थी, मैं स्ट्रांग थी, तो उन्होंने इतना जरूर कहा तब भी कि तुम झेल जाओगे, नंदिता नहीं झेल पाएंगी क्योंकि वो बहुत कमजोर है। तो अब ये उनका एक वो था कि पुरी साहब वो हो गए होंगे, एक चक्रव्यूह में फंस गए होंगे कि कौन झेलेगा कौन नहीं झेलेगा। वो इतना रोना और उनका दबाव था और इस वजह से हुआ होगा। अब वो तो क्या है, जो होना है वो होता है, उस पर अपन अभी चर्चा इसलिए ज्यादा नहीं कर सकते कि वो पर्सन अभी है, हाँ जाहिर सी बात वो नहीं है और वो डिपेंड, हाँ तो बाकी ये था कि वो मुझे प्रेम करते थे और तब भी करते होंगे जब ये रिश्ता टूटा, और फिर जब आए तब भी करते थे। तो स्ट्रांग होने की सजा मिली आपको, ऐसा कहा जाए तो? स्ट्रांग होने की भी कई बार सजा मिलती है ना। स्ट्रांग होता है आदमी, उसी पे ज्यादा वजन। अब जो व्यक्ति 1 किलो नहीं उठा पाता उसको फिर बोलते हैं अरे वो नहीं उठा पाएगा, तो 10 किलो उठाने वाले को इसके कंधे पे डाल दो। हाँ जाहिर। तो ठीक है, अच्छा है, उससे मैं बहुत और ज्यादा स्ट्रांग बनी। क्या होता है, 2 चीजें होती हैं जब आपको दुख मिलते हैं, तो या तो आप टूट जाते हैं और वो परीक्षा होती है आपकी स्ट्रेंथ। आप देखिए जब पहली कक्षा में होते हैं तो आपको बहुत इजी सवाल मिलते हैं, इजी होता है। फिर आप 10वीं में आते हैं तो बोर्ड की एग्जाम हो जाते हैं, थोड़ा सा टफ हो जाता है। ऐसे ही एमए में आते हैं, 2 ही पेपर होते हैं, लेकिन वो बहुत है ना, डॉक्टरेट मिलना आपके लिए बहुत वो मुश्किल होता है। तो जिंदगी में भी ईश्वर ना आपको जैसे जैसे बड़ी कक्षा में लाता है, वैसे वैसे आपके ऊपर हर तरह के चैलेंजेस, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे फिजिकल हो, आपकी बीमारियां हो, चाहे आपके इमोशनल हो, सोशल हो, ऐसे प्रेशर डालता है कि उसमें क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तुम्हें भूख दी है मैंने, तो क्या तुम किसी की जेब काटोगे, किसी की रोटी चुराओगे? ये एक परीक्षा होती है। फिर जब आप ऐसे, पुरी साहब का जब वो था, जब ये कर रहे थे, तो भी वो एक परीक्षा थी कि मैं इंसान, जब पुरी साहब मेरे पास आए तो नंदिता ने उनपे केस वेस कर दिए। हाँ। मैं अपना चुपचाप चली गई, मैं क्या केस करती, मुझसे कहा गया था, हाँ अपने लोगों ने कहा था, मैंने बोला भी है कि इन पे ऐसा केस करते हैं, 2 दिन तो बिठा देंगे जेल में, ये करेंगे। जिस व्यक्ति को मैंने प्यार किया उसको मैं जेल में देखूं तो इसका मतलब प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, वो गलती की है तो को जाने दो। कबीर का है ना, भली मार कबीर की चित से दिया उतार। हाँ, चित से उतारना, ये ऐसी मार अच्छी, मतलब बहुत वो होती है, आपने मन से उतार दिया किसी को। तो ये है, बाकी किताब के बारे में बात करना तो ज्यादा अच्छा है। नहीं सही बात है। तो आखिरी पलों में ओम जी आपके साथी थे ना जी। तो जब
आखिरी जब उनकी विधि वगैरह थी तब आप और नंदिता मिले होंगे? वो ऐसा टाइम थोड़ी था मिलने का। मुझे शबाना जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि सीमा, मैं जब वहाँ ऑकलैंड यहीं पास में है, पास के बिल्डिंग है, वहाँ वो चले गए थे बच्चे से मिलने के लिए 2-3 दिन। तो वहाँ पर फिर मैंने कहा कि मुझे दर्शन करने हैं उनके, तो शबाना ने कहा मैं लेके जाऊंगी आपको, और शबाना जी मुझे लेके गई। वहाँ मैंने उनके दर्शन किए और आ गई। वहाँ कौन था क्या था उस वक्त होश नहीं रहता है ऐसे समय में। पर आपको अकेले जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी तब भी? अकेले कैसे, मैं तो घिरी हुई थी सारे लोगों से। दिव्या थी मेरे पास, दिव्या दत्ता थी, मेरी मेरी 25-30 तो मेरे पास बैठे हुए थे। मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि शबाना जी आई थी और मुझे हाथ पकड़ के ले गई थी, और अरुण वर्मा और रूमी जाफरी, मेरे राखीबंद भाई हैं रूमी जाफरी, वो मुझे पकड़ के और ले गई थी। तो अकेले जाने की हिम्मत की बात ही नहीं थी। आदमी देखिए, अभी शायद मैं वो एक्सप्रेशन आपको दे भी नहीं पाऊं कि जब जैसे मेरे जब फादर की डेथ हुई और मेरी मदर की भी मैंने डेथ देखी, जो मेरी जिंदगी के सबसे मतलब कहना चाहिए ना पिलर्स थे, वो 3 लोग ये जो थे 3। उस वक्त आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आप कुछ सोच के नहीं करते। ये कोई वो नहीं होता है कि आप डिनर पे जा रहे हैं तो आप चूज करें कि नहीं मुझे ये सब्जी पसंद है, मुझे ये लेना है। ये वो समय ऐसा होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप नम होते हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है ना। तो उसमें ये कि हिम्मत और क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं सोचता। आपने अपने नाम के आगे कभी पूरी नहीं लगाया? नहीं, मैंने नहीं लगाया। मैं शादी के बाद भी नहीं लगाया। मैं कपूर ही रहूं। मैं थोड़ा स्वतंत्रता में विश्वास रखने वाली शुरू से ही मेरा था, और मुझे लगता था कि आप 2 इंडिविजुअल हैं, शादी हो गई है, और तो भी आप अपनी आइडेंटिटी उस तरह से रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने रखी है। शर्मिला टैगोर ने नहीं लगाया, बाद में लगाती होंगी। प्रोफेशनली तो उन्होंने नहीं लगाया। बहुत सारे हो सकते हैं। तो कभी भी आपको फिर ये फील नहीं हुआ कि मैं लगाऊं नाम? कभी भी नहीं सोचा आपने अपने लाइफ में किसी भी दौर में? कोई प्रेशर भी नहीं था उस समय? नहीं, ये तो अच्छी बात थी कि पुरी साहब ने कभी प्रेशर नहीं, वो मेरी फिलॉसफी से। उनके परिवार से नहीं? आप मौका ही नहीं दिया नंदिता ने ज्यादा टाइम बिताने का शादी के बाद। पर उनकी फैमिली से आप क्लोज हैं? हाँ, वो आपके टच में रहते हैं? हाँ, रहते हैं टच में। तो वो लोग तो अब उधर चले गए हैं। बाबूजी, उनके फादर बहुत मुझे प्यार करते थे। हाँ। और अब तो बुजुर्ग लोग तो चले ही गए सारे, बाकी वो बच्चे हैं तो कभी गाहे बगाहे वो लोग भी दूसरे शहरों में शिफ्ट हो गए हैं, तो गाहे बगाहे तीज त्योहार पे आ जाते हैं उनके मैसेजेस वगैरह, कभी फोन आ जाते हैं। तो जब आप अलग हुए तब भी जो बाबूजी हैं वो? नहीं, बाबूजी उस समय डेथ हो गई थी उनकी। तो आपको लगता है कि अगर बाबूजी होते तो इन चीजों को रोक लेते? लड़ते तो सही, या तो मेरे साथ आ जाते, वो रहना प्यार करते थे। वो होते तो ये तो होता कि वो मेरे साथ ही आ जाते, मेरे पास रहते। इंडस्ट्री आपके साथ थी इस पूरे स्ट्रगल में जो आपने फेस किया? उनको पता था कि आप सही हैं, या जो भी ऐसा कहीं हुआ? मुझे पता नहीं। उन्होंने बटा हुआ कभी फील किया हो? ऐसा हुआ नहीं? उस समय देखिए, मेरा कोई ऐसा कोई करियर बना भी नहीं था। मैं अपना दूरदर्शन पे सीरियल वगैरह कर रही थी, छोटी थी, और मैं फिर अपनी मदर के पास चली गई थी। तो
तो इंडस्ट्री का साथ और नहीं साथ तो कोई मायने नहीं रख रहा था, क्योंकि मैं कोई ऐसा काम ही नहीं कर रही थी बड़ा। तो उस तरह से इंडस्ट्री मुझे सही मानती है या उन्हें सही मानती है, मुझे पता नहीं है। और मैं उस फिलॉसफी में जीती हूँ कि देखिए, समाज जो है ना, उसने तो सीता को भी नहीं छोड़ा, है ना। तो वो मुझे सही मानते हैं या नहीं मानते हैं, उसको प्रूव करने का मेरे पास कोई वो नहीं है। और मैं क्यों उनको साबित करूं कि मैं सही हूँ? हाँ, क्योंकि मैं अपनी रोटी अपनी मेहनत से कमाती हूँ। मेरा दुख बांटने जब कोई नहीं आता है, मैं आंसरेबल अपने माता पिता, अपने बहन भाई, अपने भाई और अपने जो मेरे कुछ करीबी दोस्त हैं, मैं सिर्फ उनको हूँ और अपने देश को हूँ कि मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं जिससे मेरा देश मतलब मैं कोई अनैतिक काम ना करूं। ये मेरा अपना वो है और मैं आंसरेबल उन लोगों को, बाकी मैं किसी को नहीं। मैं अपना काम करती हूँ ईमानदारी से। आपको देखना है, मैं बना के लाती हूँ, अच्छी बनी है देख लीजिए। कोई चीज, अब मैंने किताब लिखी है, मैंने अब उसको, आप कितने लोग हैं उसको सच मानते होंगे, कितने हैं उसको झूठ मानते होंगे, मुझे इससे परवाह नहीं है। मुझे मालूम है कि मैंने बहुत ईमानदारी से लिखी। और मुझे ये यकीन होता है कि जब आप कोई चीज ईमानदारी से लिखते हैं और ईमानदारी से बनाते हैं, तो लोगों को पता लगता है कि ये ईमानदारी से बोली गई चीज। जाहिर सी बात है ना, लोग उस चीज से जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। जी। तो इसलिए इतने लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए अगर आप ईमानदार हैं तो। तो ये किताब का रिस्पॉन्स आपको, मतलब एक तो आइडिया कैसे आया? जाहिर सी बात है बहुत सालों से इसकी शायद तैयारी कर रही होंगी, और इसका रिस्पॉन्स आपको कैसा मिला? कभी इसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो कभी ओम जी को दिखाई थी आपने? नहीं, तब शुरू भी नहीं किया? नहीं, शुरू तो हो गई थी। शुरू तो मैंने बहुत पहले कर ली थी। और आत्मकथा की मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है वो सिवाय प्रकाशक के किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या होता है, अगर मैं अपने भाई को भेजूं, अब उसमें भाई की भी बुराई है। अगर बुराई होगी तो जो मेरी दृष्टि में, वो कहेंगे ये काट दो, वो कर दो, वो कर दो। इसलिए किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने ईमानदारी से लिखी है, आपको उसमें शैली पे कोई अगर बोले कि ये ढंग उतना प्यारा नहीं लग रहा, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी की ओपिनियन, तो फिल्म भी ना, एक्टर्स को, जैसे पहले के जो फिल्म मेकर है ना, एक्टर को एडिट पे नहीं आने देते थे। हाँ, वो क्या करते थे, अरे इसमें मेरा क्लोजअप डाल दो ना यहाँ। अरे डायरेक्टर को उस वक्त लॉन्ग शॉट ही चाहिए, 2 शॉट ही चाहिए, है ना, बैक शॉट ही चाहिए। तो उसी तरह जब आप कुछ लिखते हैं, वो आपकी कृति होती है। आप नॉवेल लिखते हैं या कुछ लिखते हैं तो वो आपकी कृति होती है। आप कोई परीक्षा पत्र देने नहीं जा रहे हैं कि आप से चेंज कर दिया तो आपका रहा ही नहीं, फिर मेरा रहा ही नहीं। जाहिर सी बात है, फिर तो वो उनकी ओपिनियन का हो गया। बिल्कुल। तो किताब जो है वो उसकी शैली होती है। आप क्योंकि देखिए, संघर्ष तो हर व्यक्ति संघर्ष से गुजरता है। अमीर हो गरीब हो, संघर्ष सब है ना, सबके अलग अलग संघर्ष। अमीर का अलग संघर्ष होता है, हो सकता है वो शारीरिक रूप से बहुत तकलीफ में हो, मानसिक रूप से तकलीफ में हो। गरीब का होता है, बहुत सारे संघर्ष होते हैं। गरीब के संघर्ष रोटी के होते हैं, कमाने के होते हैं, अपने आप को स्थापित करने के होते हैं। लेकिन उन संघर्षों को, करोड़ों लोग उस संघर्ष से गुजरते हैं, लेकिन उसको शब्दों में पिरोना वो लेखक कर सकता है ना। आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अरे इस दौर से तो मैं भी गुजरी हूँ। लेकिन उसको उकेरना, कागज पे उतारना और लोग पढ़ सकें
आपकी कहानी, आपकी आत्मकथा, वो लेखक का काम होता है। वो हर कोई नहीं कर सकता, गुजर सकता उससे, लेकिन हर कोई उससे वो नहीं कर सकता। इसमें से सबसे मुश्किल चैप्टर कौन सा था जो आपको लिखने में बहुत ज्यादा मुश्किलें हुई और आपको 10 बार सोचना पड़ा कि मैं लिखूं या नहीं? मेरा बचपन। वो चैप्टर जब लिख रही थी तो भले ही वो बहुत स्ट्रगल था, लेकिन वो बहुत ही नॉस्टैल्जिक और सबसे स्वर्णिम दिन थे वो। जब कुछ नहीं था तब वो सोने जैसे दिन और चांदी जैसी रातें थी। बहुत संघर्ष था, मेरे माता पिता का संघर्ष था, मेरी मौसी का गुजरना। तो ये सारी चीज़ें लिखते हुए एक्चुअली ज़िंदगी को जब आप लिखने बैठो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत मुश्किल होती है। हाँ, उनको लिखना, बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं कि आप सोचते हैं रुक जाऊं, ये ना लिखूं, क्या फ़ायदा होगा लिखने से। ये किसी को अगर नहीं भी पता लगे तो कोई ये थोड़ी कहेगा कि तुमने वो छुपा गई। तो सिर्फ आपका अकेले का राज था। वो तो मेरे अकेले का राज है। मेरी सोच किसी के लिए क्या थी, वो मेरे अकेले का राज था। फिर मैंने कहा जब मैंने एक बीड़ा उठाया है ना, कि मैं अपनी जिंदगी को लिखूंगी, तो सभी लिख डालो। ना तो वो तब रोटी देने आ रहे थे मुझे, ना अब रोटी देने आ रहे हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी जो अहम जरूरत है वो तो मैं अपनी मेहनत से पूरी करती हूँ, और ईमानदारी से अगर मैं लिखूंगी तो शायद बहुत सारे लोग हिम्मत कर सकें अपनी जिंदगी को ईमानदारी से कहने की। फिर वो दूसरे पे झूठे झूठे इल्जाम न लगाएंगे। अगर ईमानदारी से आप अपनी तरफ देखते हैं तो दूसरे को प्रेरणा मिलती है। जाहिर सी बात है। नहीं, कम से कम बहुत सारे लोग आपसे प्रेरणा लेंगे ना, शायद ले सकें, क्योंकि संघर्षपूर्ण जीवन और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जिया हुआ जीवन जो है वो प्रेरणा तो देता है। जाहिर सी बात। हम भी मजबूरी में, अभावों में गलत रास्तों पे जा सकते थे, जो आपने नहीं चुना, जो हमारी पूरे परिवार ने संघर्ष किया और नहीं चुना। और वो संघर्ष का दौर बहुत लंबा चला है। अभी भी संघर्ष ही है एक तरह से जीवन जो है। अब दूसरे तरह के संघर्ष हैं, लेकिन चाहे वो अनु भाई हो, रंजीत भाई हो, मेरे माता पिता हो, निखिल हो मेरा छोटा भाई, मैं हूँ, हम हर तरह के संघर्ष से गुजरे। पैसों के अभाव से लेके काम नहीं मिलने से लेके हर तरह के, लेकिन हमने तो जीवन से हार मान कभी नहीं मानी। हार मान के गलत काम नहीं किया हमने। क्रिमिनल नहीं बने, क्राइम की तरफ नहीं गए कि भाई स्मगलर बन जाए या ये बन जाए, जो भी होते होंगे क्राइम में, कभी नहीं। माँ बाप के संस्कार। किताब के आने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि कोई आपसे नाराज हुआ हो और फोन किया? नंदिता ने एक लेटर जरूर मुझे दिया था। वो 28 करोड़ का कुछ मुकदमा करने का था, वो मैंने अपने वकील को दे दिया। मैंने तो ठीक से पढ़ा भी नहीं, मैंने कहा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, उसका जवाब भी दे दिया उनको। ऐसी कौन सी बात उन्हें हर्ट हो गई थी? मैंने पढ़ा ही नहीं। पर आपने ऐसा क्या लिखा था उसके बारे में? उनको शायद एतराज था फोटो पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो आया है, उसका जवाब भी दे। फोटो कौन सी? जो पुरी साहब और मेरी तस्वीरें थी, उस पे एतराज? वो तो शायद तस्वीरें हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने वो कुछ फाउंडेशन बनाया हुआ है ना। हाँ। तो पुरी साहब बपौती है उनकी। पर आप पे कुछ 75 लाख भी बाकी है उनका, ऐसा कुछ मैंने सुना, वो बोल रही थी। उनसे कहिए, उन्हीं से जाके पूछिए कि कह दें वो, उन्होंने केस तो किया था ऐसा कुछ। हाँ। पर एक दौर ऐसा था जब ओम जी आपके पास से चले गए थे, सीमा जी, जिस बच्चे के लिए आपने घर छोड़ा था वो भी नहीं रहा था, तो उस दौर में भी मतलब कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए संभालना। तब आप इंतजार करती थी कि
अब ओम जी आ जाए, मतलब इतने दुखों से मैं निकल रही हूँ, तो कभी फोन करें, नहीं पूछे? नहीं, उन्होंने तब तो नंदिता आके रहने लगी थी ना। हाँ। जब इन्होंने केस भी नहीं किया था, जब बच्चे का वो था, तो पुरी साहब ने अपने सेक्रेटरी के हाथ से, जब मेरा ऑपरेशन हो चुका था, झालावाड़ में थी, मेरी मदर के पास थी, तो 25,000 रुपए भिजवाए थे, जो मैंने वापस कर दिए थे, क्योंकि उस वक्त वाकई हम लोगों को बहुत जरूरत थी पैसे की। मेरी किताब में है, मेरी मदर ने लोन लिया हुआ था और वो चुक रहा था, अनुभव भी। तो तब मैंने वो वापस कर दिया था। अब इसको ईगो है, ईगो है, ईगो है। अब क्या है कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में एक जरा सी लाइन, थिन लाइन है ना, थिन लाइन होती है। आप मेरे पति हैं, आप देखने नहीं आए, सेक्रेटरी के हाथ से पैसे भिजवा दिए, तो मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए था? जरूरत थी तो उस वक्त वो जो आज ये 75 लाख या 1.5 करोड़ और 25 करोड़ बोलती है ना, उस वक्त वो 25,000 रुपए मेरे लिए वो 25 लाख रुपए थे। हाँ, क्योंकि ऑपरेशन के पैसे नहीं थे हमारे पास, इतनी खराब स्थिति थी। मम्मी की सारी तनख्वाह तकरीबन 50 से 60% ना, जो लोन लिया था उसमें कट जाती थी। मैं जब वो वापस कर सकती हूँ, तो जब मैं इंडिपेंडेंट काम कर रही हूँ, जब मैं सीरियल बना रही हूँ, प्रोड्यूस कर रही हूँ, लगातार काम मिल रहा है मुझे, समझ में नहीं आया। चलो भगवान उनको खुश रखे। मैं कहती हूँ उनको इतनी खुश रहें कि दूसरे को दुख देने का जज्बा खत्म हो जाए। पर तभी ओमपुरी जब वापस आए, तब उन्होंने उस बात के लिए आप दुख जाहिर किया कि मुझे तब तो आपके साथ रहना चाहिए था? नहीं, ऐसा तो नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं वो मैं कैसे कर गया, जबकि वो महिलाओं के लिए बहुत संवेदनशील थे, बहुत इज्जत करते थे। एक शायद मैं ही एक उनकी जिंदगी की पहली और आखिरी महिला हूँ जिन्होंने पुरी साहब ने जिसके साथ थोड़ा सा मतलब बहुत कटु हो गए थे। मुझे एक लड़की ने इतना अच्छा सवाल पूछा, बोले आपकी किताब पढ़ने के बाद मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और वो बहुत इम्पोर्टेंट था जो आज तक किसी ने पूछा नहीं, और वो तो बेचारी कोई इंटरव्यू लेने वाली भी नहीं थी। उसने कहा कि हम अपने दुखों में आज की डेट में साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, आप इतने दुखों से गुजरी हैं, आपने उसको कैसे डील किया? क्या आपने कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाके, साइकियाट्रिस्ट के पास जाके आपने कोई सेशन लिए? मैंने कहा नहीं, कोई सेशन नहीं लिए। मैं तो आज तक किसी साइकियाट्रिस्ट का शक्ल नहीं देखी मैंने। जब मैंने ये किताब प्रूफ रीडिंग के लिए दोबारा पढ़ी, प्रूफ रीडिंग के लिए, तो वो 3-4 दिन में प्रूफ रीडिंग मैंने खत्म की। तो पढ़ रही थी। लिखना तो क्या होता है आपका उसमें होता है आप लिखते हैं। हाँ, और एक साथ नहीं लिख रहे होते हैं। आपने लिखा, 6 महीने बाद फिर लिखा, फिर 2-4 महीने गैप हो गया, फिर वो। लेकिन जब आप 400 पेज इकट्ठे पढ़े मैंने, तो मुझे दिल धक से हुआ। तब पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैंने क्या गुजरी है मुझ पे। तभी ये नाम रखा, यू गुजरी अब तक, कि आप एक ही जिंदगी में कितनी सारी और महिलाओं के, जो 1000 महिलाओं के साथ जो दुख हुए होंगे, शायद एक महिला के साथ हुआ, और उसके बावजूद मैं मेंटली ना स्टेबल हूँ, कोई मुझ में व्याधि नहीं आई है। वरना तो लोग डिप्रेशन की दवाइयाँ खाने लगते हैं, आज के बच्चे तो बहुत जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। तो वो जो एक स्ट्रॉन्ग वो है, जो जरा से डिप्रेशन में ड्रग्स पे चले जाते हैं, शराबें पीने लगती हैं, या ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरी जिंदगी में। क्यों? वही स्ट्रेंथ है लड़ने की। जब एक सिपाही
लाम पे होता है ना, हाँ, वहां पर Border पे गोलियां बॉर्डर पे चल रही हैं, इधर से उधर चल रही हैं, तो उसको अपनी शक्ति के लिए ड्रग नहीं लेनी पड़ती है, दारू पी के वो नहीं गन चला रहा होता है। जज्बा, जीने का जो जज्बा है ना, मुझे जिंदा रहना है और कुछ कर दिखाना है। कुछ करना है, मुझे अपने लोगों को परेशान नहीं करना है बीमार होके। मैं अच्छा, ये तो सोच अब आ रही है मेरे, ऐसा तो तब सोचा भी नहीं था क्योंकि वो गुजर रहा था और मैं लड़ रही थी। जब आपको तूफान में डाल दिया जाए, मान लीजिए दूर दूर तक कुछ नहीं, ऐसी कई फिल्में आई हैं ना कि आप समुद्र में गिर गए, हाँ, तो उस समय आप थोड़ी कुछ सोच रहे होते हैं, आपको सिर्फ ये होता है कि किसी तरह मैं किनारे लग जाऊं। हाँ, किसी तरह मैं आपको किनारे था, आपके पीछे शेर दौड़ रहा है, उस वक्त आपको ना तो भगवान सूझ रहे होते हैं, ना फिलॉसफी सूझ रही, कुछ नहीं, आपको ये होता है इससे तेज कैसे दौड़ के मैं वहां पहुंच जाऊं जहां मैं सेफ हूं। तो जिंदगी को इतनी ही शिद्दत और इतनी ही इंटेंसिटी के साथ अगर आप जीते हैं तो वो परेशानियों से आपको सिर्फ उस वक्त और कुछ नहीं सूझ रहा होता। आप ये नहीं सोच रहे होते कि अच्छा मैं इसने मुझे दुख दिया है तो मैं इसके लिए ये स्कीम कर लूं, वो नहीं, आप उस दुख से सिर्फ बच रहे होते और आप भाग रहे होते। तो ये किताब जो है वो लड़कियों को खास तौर से बहुत हिम्मत दे सकती है। हाँ। मुझे कई ईमेल जो हैं वो आए हैं, अच्छा, कि हाँ, इस किताब को पढ़ने के बाद बोले हम बहुत रोए, और हम तो, और यंग लोगों के होंगे 25-30 साल, हम आपसे बात कर सकते। तो मैंने कहा बिल्कुल, आपको कोई भी परेशानी ना, प्लीज मुझे मेल करिए और मैं आपसे बात करूंगी। तो मेरे लिए ना उस किताब के से ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोगों ने सीख ली, प्रेरणा ली, और वो ये चाह रहे हैं कि हम इससे कैसे निकले, गिल्ट से कैसे निकले। उनमें ये भी है कि हम बहुत सारी गिल्ट है हमारे उसमें, उससे कैसे निकले। तो मैंने कृष्ण का उदाहरण, मैंने कहा गिल्ट जो है सबसे बड़ा पाप है। एक तो गिल्ट मत रखिए, जो हुआ है, आपने 1 रुपया चोरी किया, आप 10 रुपए किसी और जरूरतमंद को दान कर दीजिए, क्योंकि उसको अंडू नहीं कर सकते आप। जो हो गया सो हो गया है। हाँ। उसी को लेके आप बेकार में सोच रहे हैं और है ना वो कर रहे हैं, उसके बदले ऐसा कुछ कीजिए कि आगे चले लाइफ। हाँ। पर आपको लगता है कि जितने स्ट्रॉन्ग आप थे, उतना स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, जैसा कि आपने पहले संस्कारों की भी बात की, आपको परिवार से भी उतना ही सपोर्ट चाहिए, जैसे आपके भाई हो, मदर हो। परिवार से तो चाहिए होता है, परिवार से चाहिए होता है, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा परिवार को इसलिए क्योंकि ये मेरी चॉइस थी। अच्छा। उतना ज्यादा और जो दूसरे स्ट्रगल थे, पुरी साहब वाला स्ट्रगल निकाल दे तो उसमें परिवार भी उसी स्ट्रगल से गुजर रहा था, उन्हीं तकलीफों से गुजर रहा था। सब अपनी अपनी जगह जो थे संघर्ष कर रहे थे। अनु भाई अपनी जगह कर रहे थे, बॉम्बे आके, मेरी माताजी वहाँ थी और दूसरे भाई दिल्ली में थे, और मैं कभी दिल्ली कभी बॉम्बे, और मैंने इन पे कभी बोझ नहीं बनी ऐसे कि मैं इनके साथ रहूं उनके स्ट्रगल में और वही तो संघर्ष में, और तो मैं अपना अलग रही। तो मुश्किल बहुत रहा होगा उस समय, काम पे भी कंसंट्रेट करना बहुत बहुत मुश्किल होता, समझ नहीं आता कई बार कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो पहला ब्रेक फिर आपको, वैसे तो आप शुरू से ही काम कर रही थी, पर बड़े ब्रेक की मैं बात करूं तो आपको, जिससे आपको लगा कि मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, ऐसा तो कभी कोई ब्रेक नहीं मिला कि एकदम से मिला हो कि जिंदगी बदल जाए। धीरे धीरे मिलती चली गई, सीरियल भी मिलती चली गई, लिखना भी मिलता चला गया, धीरे 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 धीरे। तो एक कहावत है, सहज पके सो मीठा हो। धीरे धीरे आप पेड़ पे फल होता है ना, हाँ, धीरे तो कितना समय लेता है पकने में। अभी क्या होता है, कार्बाइड में पका देते हैं तो वो उतना मीठा नहीं होता, वो हो जाता है। तो
जिंदगी भी ये है, धीरे धीरे जो मिलता है वो लंबे समय तक रहता है। तो अभी भी कर रहे हैं काम। अभी अगर आने वाले प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो क्या देखने को मिलेगा अब? देखिए, मैंने अभी तक जो भी फिल्म बनाई है और जो भी सीरियल्स वगैरह बनाया, अभी जैसे एक सीरियल ख़त्म किया मैंने, या अभी वो वेव्स पे है, OTT पे है, उस पे, तो वो तो ऐतिहासिक है। और NFDC के लिए फिल्म बनाई थी हार्ट द वीकली बाजार, वो महिला प्रधान थी, स्त्री प्रधान थी, वो नेशनल अवार्ड तक भी गई थी उसका। मुझे हार्ट द वीकली बाजार, और उसका बहुत अच्छा है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि NFDC ने एक पोस्टर निकाला, वो मैं आपको भिजवा दूंगी, आप डाल दीजिएगा इसमें। उसमें 5 जो NFDC की महिला डायरेक्टर हैं उनमें कि उन्होंने चेंज किया, मतलब स्त्री को की जीत थी मेरी फिल्म। वो चाहती तो कॉम्प्रोमाइज कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। तो वो है, देखिएगा कभी आप। तो अभी भी जो बना रही हूँ फिल्म, वो जाहिर है कि आज की लड़की है, और उसकी कहानी नहीं बता सकती, क्योंकि एक लाइन की कहानी है वो। हाँ। और उस पे कई फिल्म बन जाएगी मेरे से पहले। आजकल ऐसा बहुत होता है। इसलिए तो वो है, इसका बस नाम है पतंग मसाला। अरे वाह, नाम तो बहुत ही अच्छा है। और स्त्री पतंग भी है और मसाला भी है। अरे वाह। पतंग स्पाइस भी उसी से है और ये भी, हाँ, उड़ने वाली भी है। तो वो है, और एक कॉमेडी हॉरर है। सीमा जी, अगर आप ही के संघर्ष की मैं बात करूं, बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारी चीजें आपने देखी, आपके परिवार में कभी ये थॉट जरूर आया होगा कि अकेले कैसे करेगी, और अब उन्हें लगता होगा वाह, अकेले सब कुछ कर लिया तुमने? हाँ, इस पे तो एक्चुअली अकेले कैसे करेगी वाली स्थिति इसलिए नहीं आई कि देखिए, मैं उसका एक उदाहरण आपको देती हूँ कि तूफान में, समुद्र में 5-7 लोग फेंक दिए गए, सबको नहीं स्प्रेड है ना। अब सब वो अकेले कैसे तैरेगी, वो ध्यान नहीं है। हमको तैर के किनारे जाना है। हाँ, हमें तैरना है, और सबको तैरना आता है। जीवन में सबको तैरना। एक्चुअली साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि हम अगर बच्चे को पैदा होते ही वो डाले तो तैरने लगता है, वो धीरे धीरे भूल जाता है तैरना। तो वो सबको जीवन में जीना, जीवेशना जिसे हिंदी में बोलते हैं ना, लस्ट, जीने की लस्ट फॉर लाइफ, वो हर किसी में। कॉकरोच को भी आप मारने दौड़ो ना, जबकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको मालूम है मेरी वैल्यू नहीं, कुछ वो भागेगा, भागता है ना। तो जीना हर कोई चाहता है। हाँ, और उसके लिए वो जद्दोजहद करता है। तो हम लोगों को किसी को भी ये नहीं कि वो अकेला कैसे करेगा, क्योंकि सभी अकेले थे। हाँ। और सभी वो अपने अपने समुद्र में डूबे हुए थे। तो इसलिए ये हुआ नहीं कि वो कैसे करेगी, क्योंकि कोई भी अपनी जगह था नहीं, किसी को किनारा नहीं मिला था। रही बात दूसरा क्या पूछा आपने कि तुमने कर दिखाया। हाँ, उस पे मुझे हमेशा मेरे भाइयों को विश्वास नहीं, और विश्वास से ज्यादा वो मेरा परिवार मेरी रिस्पेक्ट करता है, एक स्त्री होने के नाते भी। और मैं, मेरे जो अचीवमेंट हैं उसमें वो उससे साबित होता है कि कोई भी बड़ा काम करने से पहले वो मुझसे राय लेते हैं। अच्छा। वरना कितने घरों में स्त्रियों से राय लेके कोई काम किया जाता है, वो चाहे बिजनेस हो
चाहे फिल्म बनाना हो, चाहे घर बनाना हो, तो मेरी राय बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे भाइयों के लिए। जबकि अनु भाई हो, चाहे रंजीत भाई हो, चाहे निखिल हो, तो ये लोग अगर आपसे राय ले रहे हैं, इसका मतलब कितनी स्त्रियों से इस एज में राय ली जाती है। मैं सोचती हूँ कि यही सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट है कि पुरुष होके भी वो मुझसे राय ले कि ये कर लें, क्या ये सही रहेगा तुम्हारी दृष्टि से। बहुत बड़ी बात है। मैं देखती हूँ कि घरों में इस एज की, मेरी एज की होती है, वो कुछ बोल भी नहीं, अरे चुप रहो ना। वो कुछ बोलना भी चाहती है तो भी उनको चुप करा। और यहाँ मुझसे अगर पूछा जा रहा है तो यही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। एक स्त्री की ये सफलता है। उन्हें लगता है कि जिंदगी की समझ, हर चीज की समझ आपने। हाँ, बाहर वाले तो लेते हैं, देखिए उनको दूर से आप बहुत सही नजर आते हैं, लेकिन घर वाले अगर आपको लेते हैं तो ये बड़ी बात है। बड़ी बात। आपको मालूम है जीसस अपने शहर में नहीं पूजे गए, तभी वो बना है ना, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है ना। लेकिन अगर ये घर की मुर्गी बिरयानी बन गई है तो बड़ी बात है ना, जाहिर सी बात है। तो ये आपके घर में अगर आपको अप्रिशिएट किया गया और आपके घर में आपको इज्जत दी गई, आपके, और इज्जत वो नहीं दे रहे जो आपके ऊपर निर्भर है। हाँ। वो इज्जत दे रहे हैं जो खुद अपने क्षेत्र में माहिर है। धन से लेके नाम से लेके हमसे बड़े हैं। हाँ। और अगर हमारा वो राय ले रहे हैं, बड़ी बात। पता है, एक महिला की जिंदगी में हम दोस्त चुनते हैं, बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब संघर्ष हम करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग हाथ छोड़ के चले जाते हैं ये सोच के कि अरे हम पे बोझ ना बन जाइए। तो आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे दोस्त छूटे या रहे आपके साथ? देखिए मेरी जिंदगी में बहुत कम दोस्त हैं, बचपन से या युवावस्था से। और मैं, अनु भैया भी मुझे बोलते हैं इस मामले में कि तू बहुत लकी है कि तेरे दोस्त बहुत ऐसे हैं जो आज भी हैं। और संघर्ष के दिनों में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब आप पे भगवान संघर्ष का दौर देता है, उस समय जो आपके अपने होते हैं, जो आपके हितैषी होते हैं, उनको भी संघर्ष देता है, वरना तो फिर आपको मदद मिल जाए। तो मेरे संघर्ष के दौर में मेरे जितने भी दोस्त थे, जो 2-4 हैं, वो सब बहुत संघर्ष में आ गए थे। एक तो मेरे मम्मी राखी बांधती थी, वो लोग जो थे उनकी 5-5 गाड़ियां बिक गई थी। मतलब फाइनेंशियली बिल्कुल वो थे कि जो आदमी के हर बच्चे के लिए गाड़ियां थी, कोठी थी, इतने वो था। क्या हुआ था मालूम नहीं, क्योंकि मुझे मदद नहीं मिलनी थी ना। हाँ। तो ऐसे ही दोस्तों और अनु भैया हो, रंजीत भाई हो, सब उन दिनों संघर्ष पे उतर आए थे, क्योंकि मुझे मदद नहीं मिलनी थी, मुझे उस दौर से गुजरना था और उनको भी गुजरना था। लेकिन मेरे जितने भी दोस्त हैं, मॉरली तो वो खड़े रहे, वही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मेरे फरद भाई एक जिनको मम्मी राखी बांधती थी, मामू लगते थे वैसे तो, लेकिन एक बार मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपने कभी ये नहीं मुझसे पूछा कि गलती किसकी थी, पुरी साहब की या तुम्हारी? तो कहने लगे नहीं, हम तुम्हें प्यार करते हैं और तुम इस वक्त बहुत दुख में हो, हमें इसकी वो नहीं। और गलती तुमसे गलती हो सकती, कोई अपराध नहीं हो सकते। गलतियां इंसान तो कर सकता है, लेकिन अपराध नहीं हो सकते कि जिसकी ऐसी सजा मिले। तो क्या है, एक फेथ होता है आपका, आपके अपनों का आपके ऊपर कि आप कितने तक गलती कर सकते हैं। हाँ। बोले तुम सड़क पे चलते हुए किसी ने बदतमीजी की, उसको थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन तुम पे कोई ये इल्जाम लगाए, तुमने गाली दी, वो मैं यकीन नहीं कर सकता।
क्योंकि मैंने तो उन लोगों ने मुझे हर बुरे समय में भी देखा है। देखिए, आपकी जो सही कहना चाहिए औकात शब्द यूज़ कर रही हूँ मैं, वो आपकी गरीबी भुखमरी में और गुस्से में तब नज़र आती है कि आप क्या हैं। आप गुस्से में किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस हद तक जा रहे हैं, और गरीबी और भुखमरी में आप क्या कर रहे हैं, तब आप अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। हाँ, एक चीज आपने सीमा जी बात करते करते बताई कि आपने अपनी मतलब सपने में आपने देख लिया था डेथ, राइट? तो ये जो है शुरू से आपको ऐसा आभास होता था कि बचपन से? पहली बार ऐसा हुआ? नहीं 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 नहीं, बचपन में कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे जो सपने आते थे उन्हें डिसाइफर नहीं कर पाते थे हम, उन्हें मैं समझ नहीं पाती थी, लेकिन वो आते थे थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट रूप में आते थे, लेकिन मैं अपनी माँ को ज़रूर सुबह सपना सुनाती थी। और मेरी माँ का कहना था कि सपना कैसा भी हो उसको हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, वरना उसकी ताबीर बदल जाती। और जब वो हो जाता था तो माँ बोलती थी, बेटा तुमने तो ये देखा था। तब मुझे धीरे धीरे मैं फिर ध्यान देने लगी सपनों पे, तो हो जाते हैं सपने। ऐसा रोज वाले सपने नहीं होते, लेकिन हाँ कभी कभी पता नहीं है वो किस वजह से है कि अभी भी ऐसा होता है आपके साथ? मैंने अपनी मदर, फादर और कुछ घटनाएं जो हैं वो देखी। तो इस बात से कभी आपको खुद डर लगा कि कुछ ऐसा कुछ ना दिख जाए? घबराहट तो हो ही जाती थी। देखिए क्या है, जिंदगी जो है ना वो अनप्रेडिक्टेबल तो है ही। और जिंदगी की खूबसूरती ही ये है कि हमें पता नहीं है कल क्या होने वाला है। अगर सब कुछ आप कल्पना कीजिए, सब कुछ आपको पता हो तो उसका चार्म खत्म हो जाएगा। लेकिन जब मुझे इस तरह के सपने आते हैं तो चूंकि कुछ सपने सही हो गए हैं, तो उठ के मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि भाई अगर कुछ ऐसा होने वाली है तो अच्छे भी आते हैं, मतलब इस तरह का भी इंडिकेशन आता है कि कुछ होने वाला है अच्छा, तो वो भी आते हैं तो खुशी होती है। और कुछ ऐसा अनहोनी वाला होता है तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भाई इसको सहने की शक्ति देना। तुमने एक दृश्य, मुझे एक विजन दिया है, हाँ, शायद मुझे मजबूत करने के लिए दिया है। तो उस तरह से। सीमा जी, चलते चलते एक ही चीज जानना चाहूंगी, जो आपकी किताब है यूं गुजरी है अब तलक, इसमें ऐसा कौन सा चैप्टर है जो यूं तो आपने अपनी हर संघर्ष से सीखा है कि काश ये मैंने मतलब मेरे साथ नहीं हुआ होता? मतलब चाइल्ड अब्यूज। कितने साल की थी आप तब? 6 साल की। बहुत ही छोटी थी। हाँ, तो वो अगर किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि वो जो होता है ना वो पूरी जिंदगी एक जुगुप्सा से भर देता है आपको, रिपल्शन से भर देता है। और वो मेमोरीज जब कोई बच्चा झेलता है तो वो सालों तक आप में वो भय रहता है। पुरुषों के लिए करीबी था? हाँ, करीबी करते हैं, दूसरे तो फिर मर्डर करके चले जाते हैं। जो भी होता है, करीबी जो आपके जिन पे विश्वास होता है माँ बाप, उन्हीं के पास तो छोड़ते हैं आप। उन्हीं के पास विश्वास के साथ आप खेल रहे होते हो, कर रहे होते। तो वो जो है वो नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। चलिए सीमा जी, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। वाकई में बहुत सारी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है आपकी किताब और आपका जीवन।